जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार स्पेशल का जो क्यूक रिवीजन सीरीज चल रहा था दोस्तों, उसका आज मेरा आखिरी क्लास है। मतलब इसके बाद दोस्तों हमारा ये क्लास समाप्त हो जाएगा। तो इसका 8 वीडियो दोस्तों हो जाएगा। अगर आप बिहार स्पेशल पर मतलब कि निचोड़ चाहते हैं, कम समय में दोस्तों तैयारी चाहते हैं, बिहार स्पेशल के तथ्यों को जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के ये 8 वीडियो दोस्तों देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी वनडे एग्जाम में बिहार के दोस्तों बैठते हैं तो वहाँ से दोस्तों अगर 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो इस क्लास से दोस्तों बाहर नहीं जाने वाले। मतलब ये जो 8 वीडियो है इससे बाहर दोस्तों आपके एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारी दोस्तों उम्मीदें हैं। जो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार द्वारा के जो एग्जाम होते हैं उसमें से आपसे बिहार स्पेशल संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, उसको दोस्तों इसमें कवर किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। और बाकी इसका हम बिहार स्पेशल का दोस्तों जो PYQ होगा वो भी दोस्तों हम करवाएंगे, और वो भी दोस्तों देख लीजिएगा ताकि उससे भी आपको लाभ मिल सके, वो भी हम डाल देंगे आपको। तो जैसा कि बताएं कि हमारा अंतिम क्लास है, तो बहुत ही धैर्यपूर्वक देखिएगा, आपको दोस्तों इससे बहुत ही लाभ होगा और बहुत से चीज़ें अभी क्लियर दोस्तों हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज दोस्तों हम शुरू करेंगे स्थानीय स्वशासन से। बिहार में जो पंचायती व्यवस्था है, स्थानीय सुशासन, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पंचायती व्यवस्था के बारे में बात कर लें कि हमारे भारतीय संविधान में इसका क्या प्रावधान है। तो हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों ये भाग जो आप 9 देखते हैं, भाग 9 और 9A जो है आपका 9 में दोस्तों आपका पंचायतों के बारे में है, और जो 9A है दोस्तों आपको इसका नगर निगम के बारे में है। वहीं पूछें कि ये आपका कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था पंचायती व्यवस्था, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत के लिए है, और 74वां संविधान संशोधन दोस्तों नगर निकाय के लिए है। 73वां पंचायत, 74वां दोस्तों नगर निकाय। ये दोस्तों 1992 में दोस्तों क्या हुआ था, ये लागू किया गया था। और अगर पूछे आपसे कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को दोस्तों याद रखिएगा कि हर साल 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी पंचायत, बिहार की पंचायत के बारे में। तो 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1952 को दोस्तों लागू किया। ये ध्यान दीजिएगा, पंचायती, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम, हाँ अब दिखेगा पूरा आपको। पंचायती व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। अगर बात करेगा आपसे कि बिहार पंचायती अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, तो ये 73वां संविधान संशोधन था, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने क्या किया दोस्तों, 2006 में पंचायती राज अधिनियम दोस्तों लागू किया। कब लागू किया, तो 2006 में दोस्तों लागू किया गया। इसी के द्वारा दोस्तों पंचायती जो व्यवस्था उसमें बिहार सबसे पहला राज्य था जिसने महिलाओं को दोस्तों क्या किया, 50% आरक्षण की दोस्तों क्या व्यवस्था की, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी अन्य राज्यों में 2-4 राज्य आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर बाद में क्या किया गया, पंचायती राज्य में 50% आरक्षण देने की बात की गई है। लेकिन पहला राज्य हमारा बिहार है जहाँ महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया दोस्तों। वहीं बात करें कि हमारे बिहार में दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था वो 3 स्तरीय है। मतलब कि जो बलवंत राय मेहता समिति का 3 स्तरीय था दोस्तों योजना, वही हमारे बिहार में दोस्तों लागू है। तो 3 स्तरीय कौन है, तो जो ग्राम स्तर पर है वो ग्राम पंचायत है, फिर आपका जो ब्लॉक स्तर पर होता है दोस्तों पंचायत समिति है, और जो जिला स्तर पर होता है वो जिला परिषद होता है दोस्तों। जैसे कि बताया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है दोस्तों। तो बलवंत राय अब अक्सर देखते होंगे कि जो भी चुनाव होते हैं पंचायत से संबंधित होंगे या नगर निगम से संबंधित होंगे, तो वहाँ पर महिला प्रतिनिधि की संख्या दोस्तों ज़्यादा रहता है पुरुषों की तुलना में। कारण दोस्तों यही है आपका, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था को 2001 में कार्यरत हुई। मतलब हमारे बिहार में अगर ये जो बात करें, ये 1992 का जो अधिनियम था पंचायती व्यवस्था का 73वां संविधान संशोधन, वो दोस्तों 2001 में क्या हुआ, हमारे बिहार में कार्यरत हुआ। लेकिन इसको ही दोस्तों सशक्त बनाकर 2006 में दोस्तों क्या किया गया, एक अधिनियम बनाया गया हमारे बिहार के लिए दोस्तों। पिछड़े वर्ग के सभी स्तर पर पदों पर अधिकतम आरक्षण की व्यवस्था दोस्तों 20% की गई कि मतलब इससे 20% से अधिक क्या कर सकते हैं आप, आरक्षण दोस्तों नहीं दे सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। अगर आपसे पूछेगा कि पंचायत कौन सा विषय है, किसके अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। 3 सूचियों के बारे में बताए थे कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 7वें जो अनुसूची है दोस्तों, उसमें 3 सूचियों के बारे में बात की गई है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाता है, असंवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मतभेद होता है तो जो संघ द्वारा बनाया कानून दोस्तों क्या होगा, वही लागू होगा दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पर पंचायती व्यवस्था है तो पंचायत से संबंधित जो भी कानून बनाना हो दोस्तों वो कौन बनाएगा,
राज्य सरकार बनाएगा। तो चुनाव कौन कराएगा दोस्तों? तो राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है दोस्तों वो चुनाव कराता है। अगर आपसे पूछ दे कि पंचायती राज का चुनाव दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 के, क्या रखना है? 243 के याद रखिएगा। 16 अनुच्छेद है, उसको लास्ट में थोड़ा बता देंगे पंचायत से संबंधित। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार नगर प्रशासन के बारे में, मतलब कि नगर निकाय दोस्तों उसके बारे में। जैसे कि बताएं कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1992 में दोस्तों, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था आपको। ये आपका कौन से अनुसूची इसके लिए जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। आपका बोलेगा पंचायतों के लिए दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और नगर निकाय में दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अगर बोलेगा 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं पंचायत के लिए, दोस्तों आपका ये 29 विषय है। कैसे याद रखना है? तो 9 2 11 कर दीजिएगा। और दोस्तों ये जो है 12वां में दोस्तों में 18 विषय है नगर निकाय के लिए दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या 261 है, नगर निगम आपको 19 है, नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है। याद रख लीजिएगा, मतलब डाटा प्रश्न बड़ा नहीं है, लेकिन कहीं मान लीजिए बिहार सरकार पूछ दे, कोई ठीक नहीं है आपका। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम दोस्तों 2007 लागू किया गया। जैसे पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया है, उसी तरह पर दोस्तों क्या है जो नगर पालिका अधिनियम दोस्तों उसके लिए क्या लागू किया गया है, अधिनियम 2007 में दोस्तों लागू किया गया है। ये भी दोस्तों त्रिस्तरीय है। नगर पंचायत है जो सबसे निचले स्तर पर है, जो बीच में दोस्तों आपका वो है नगर परिषद, और आपका नगर निगम दोस्तों सबसे क्या है ऊपर है दोस्तों। मगर आप इसको ट्रायंगल बनाकर समझिएगा, इस तरह से इसको 3 भाग में बांट दीजिए। तो ये जो आपका है ये क्या होगा, नगर पंचायत हो जाएगा, ये जो होगा आपका नगर परिषद हो जाएगा, और ये जो दोस्तों होगा इसको क्या कहेंगे, नगर निगम कहेंगे। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा। इससे बहुत कम प्रश्न आता है, लेकिन ध्यान तो हमको याद तो रखना है। नगर निकाय में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन होता है। पंचायत बोले ये बोले कुछ भी बोले दोस्तों, तो 5 वर्षों के लिए क्या होता है, चुनाव दोस्तों होता है, चयन होता है। 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव दोस्तों होता है, याद रखिएगा। लेकिन मान लीजिए कि बीच में आपका कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी कारण से क्या होता है, पद दोस्तों रिक्त हो जाता है, तो वहाँ पर 6 महीने के अंदर क्या करना है दोस्तों, अगला चुनाव करा लेना। ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। आगे आते हैं बिहार में नगर पालिका। बिहार में हाईकोर्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट का नाम सुनोगे, शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 में किया गया था। अगर पूछेगा आपसे पटना जो हाई कोर्ट उसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 में। इससे बहुत सारे प्रश्न बहुत बार बिहार पुलिस में दोस्तों बन चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अधिनियम पूछ देगा तो 1909 का अधिनियम जो था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसमें दोस्तों उसी के द्वारा क्या हुआ, बिहार में पटना हाईकोर्ट की दोस्तों स्थापना की गई है 3 फरवरी 1916 को दोस्तों। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे तो उनका नाम याद रखिएगा, सर एडवर्ड मेयर्ड डैश जेम्स कैमियर। बस ये नाम याद रखिएगा, कैमियर। कौन थे? कैमियर थे पहले इसके मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। उच्च न्यायालय पटना जो पटना हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश सहित 229 न्यायाधीश है तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश है। 29 के अलावा दोस्तों 14 अतिरिक्त न्यायाधीश आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है, मतलब कि जो स्थानीय स्तर पर जो होते हैं दोस्तों वहाँ पर भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है। तो सबसे ऊपर दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, राज्य मुख्य सचिव दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं हम लोग। प्रखंड स्तर पर होते हैं बीडीओ होते हैं, अनुमंडल स्तर पर होते हैं एसडीओ, जिला स्तर पर होते हैं डीएम, प्रमंडल लेवल पर होते हैं कमिश्नर, और जो राज्य स्तर पर होते हैं दोस्तों मुख्य सचिव होते हैं। तो इस तरह से क्या है, राज्य की जो हमारे बिहार राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों इस तरह से बटी हुई है, ये याद रखिएगा कौन कौन क्या होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं बिहार कला एवं संस्कृति स्थापत्य कला के बारे में, ये भी तो जानना आपके लिए जरूरी है। तो मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद कहने का मतलब दोस्तों जो मौर्य शासकों के लिए दोस्तों जो राजमहल बनता था उसे राजप्रसाद कहते थे। राजप्रसाद स्तंभ, स्तूप और गुफा स्थापत्य कला का प्रमुख रूप है। ये सब आपको मौर्य काल में देखने के लिए मिलता है। पटना के कुम्हरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। अगर आपको देखना है राजप्रसाद के अवशेष दोस्तों तो पटना के कुम्हरार पार्क है, वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं, अभी भी देखने के लिए आपको मिलेगा। बिहार में जो स्तंभ लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा अशोक स्तंभ के अभिलेख प्राप्त होते हैं दोस्तों। ये लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज जो है दोस्तों ये आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण देखने के लिए दोस्तों आपको मिल जाएगा, जहाँ पर अशोक के स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया गया था। ये मौर्य शासकों द्वारा ही कराया गया था दोस्तों। अशोक हो गया, अशोक का पुत्र हो गया दशरथ के द्वारा कराया गया था। बिहार में 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। पटना का राजभवन जैसा पता है आपको अंग्रेजों के समय बना हुआ। पटना सचिवालय उच्च न्यायालय का निर्माण
नवीन यूरोपीय शैली का में करवाया गया। मतलब कि जब अंग्रेजों का आगमन दोस्तों हो गया था, उसके फलस्वरूप दोस्तों ये सब भवनों का स्थापत्य कला का दोस्तों निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप। आगे हम लोग आते हैं, अब कला के बारे में देख लेते हैं। जो कला है आपका चित्रकला के बारे में हम लोग, तो पटना कलम के नाम सुनेंगे, पटना कलम चित्रकला के बारे में। 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण के एक नवीन चित्रकला का विकास हो, जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, पटना कलम शैली का नाम देते हैं। ये दोस्तों पटना के आसपास दोस्तों विकसित हुआ था, इसके कारण इसको हम लोग पटना कलम शैली के नाम से जानते हैं। इसके पीछे दोस्तों इतिहास है, उसको हम बात करेंगे तो बहुत लंबा समय चल जाएगा। अगर इसका कहानी है तो उसको हम जब बीपीएससी का जो क्लास लेंगे वहाँ पर दोस्तों बताएंगे आपको हम सेपरेट तरीके से। पटना कलम हो गया आपका, मधुबनी चित्रकला हो गया आपका, ये सब जो है पाल कला हो गया, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे। या आपका मौर्य कला हो गया, सारी चीज़ के बारे में दोस्तों बात करेंगे हम लोग। वहीं मधुबनी चित्रकला के बारे में पता होगा आपको कि अगर पूछेगा मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है या किस क्षेत्र से, बिहार के, तो मिथिला क्षेत्र याद रखिएगा। तो मिथिला क्षेत्र में महिलाओं द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया था। इसे प्रमुख रूप से भित्ति चित्र करते, भित्ति चित्र करने का मतलब तो दीवारों पर चित्र बनाया जाता है। मतलब कि जो इस प्रारंभ हुआ था वहाँ की जो महिलाएं थी मिथिला की, वो दोस्तों दीवारों पर मतलब पर्व त्योहार में दोस्तों क्या करती, इस चित्र को दोस्तों उकेरती थी। लेकिन वर्तमान समय देख रहे होंगे कि बहुत सारे चीज़ों पर दोस्तों आपको मिथिला पेंटिंग देखने के लिए दोस्तों मिलती होगी, उसको मधुबनी पेंटिंग लोग कहते हैं दोस्तों। मंजूफा चित्रकला के बारे में, तो बिहार के भागलपुर एवं उसके आसपास के अंग प्रदेश प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है दोस्तों, जिसमें लोक गाथा के चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम लोग मंजूषा चित्रकला के नाम से जानते हैं। थंका चित्रकला, तो गौतम बुद्ध के जीवन और उनके शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला। यह तिब्बती भाषा का शब्द रूप है जिसका अर्थ होता है जिसको लपेटे जा सके। मतलब वही क्या थंका चित्रकला देखते हैं, गौतम बुद्ध का बना हुआ दीवारों पर चित्र वगैरह ये सब, तो क्या थंका चित्रकला का ही नमूना होता है। वहीं बात करते हैं जादो पतिया चित्रकला, तो संथाल जनजाति के जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला। मतलब संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, चित्रकला का निर्माण दोस्तों करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार में कला, संगीत कला के बारे में। तो देखते होंगे बहुत सारे हमारे बिहार में क्या होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जो त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों, राज्य स्तर पर। तो जैसे चैता का नाम सुने होंगे, फगुआ का नाम सुने होंगे, कजरी, सोहर, लगनी, नचारी, बटोहिया, तो वही सब दोस्तों क्या है आपको देखने के लिए हर एक समय में दोस्तों ये सब जो लोकगीत है दोस्तों गाए जाते हैं। तो चैता जैसे चैत माह में गाया जाने वाला दोस्तों क्या होता है, लोकगीत होता है। ये जो फाग लिखा है ये फगुआ दोस्तों होता है। होली के अवसर पर देखते होंगे टोली बनाकर लोग गाना गाते हैं, गीत संगीत गाते हैं। कजरी सावन में गाया जाने वाला क्या होता है, एक लोकगीत है दोस्तों। सोहर जो बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला, ये तो इससे आप परिचित होंगे सोहर से। लगनी जो होता है विवाह के समय शुभ अवसर पर दोस्तों गाया जाता है, कहा जाता है कि लगन चढ़ गया है। वहीं बात करता है नचारी, भगवान शिव की पूजा में गाया जाता है दोस्तों। अब बटोहिया देशभक्ति से भरा गीत होता है दोस्तों। कौन बटोहिया, तो ये कुछ लोकगीत है हमारे बिहार का। वहीं बात करते हैं बिहार कला एवं संस्कृति, लोक नृत्य, लोक नाट्य के बारे में। कौन कौन से हमारे बिहार में नाट्य हैं वह देखने के लिए। वहीं आते हैं जोगिरा नृत्य, जो होली के अवसर पर बोलते हैं जोगिरा सारारा। तो दोस्तों ये होली के अवसर पर गांव की टोली में क्या होता है, लोग बना करके दोस्तों ये नृत्य करते हैं। लौंडा नृत्य के बारे में, शुभ अवसरों पर त्योहार एवं पुरुषों द्वारा स्त्री का रूप धारण करके दोस्तों नृत्य किया जाता है। इसमें आपका भिखारी ठाकुर दोस्तों फेमस है लौंडा नृत्य के लिए, लौंडा डांस के लिए दोस्तों। हमारे बिहार का ये फेमस दोस्तों नृत्य है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं दोस्तों वो महिला का रूप धारण करके दोस्तों वो नाचते हैं, मतलब कि ये नृत्य करते हैं। करिए झूमर नृत्य, यह मिथिला क्षेत्र में दोस्तों प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लड़कियां समूह में गति एवं नृत्य करती है, मतलब गाती भी हैं दोस्तों, गति नहीं है मतलब ये गाती हैं संगीत के बारे में, और नृत्य भी करती हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। सामा चकेवा क्या है, तो कार्तिक माह में लड़कियों और महिलाओं द्वारा नाटक के रूप में दोस्तों किया जाता है। यह भाई बहन से संबंधित नाट्य है दोस्तों, ये कार्तिक माह में दोस्तों देखा जाता है सामा चकेवा। डोमकच बोलेगा तो ये विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद जो घर की महिलाएं दोस्तों होती हैं ये नाच गाना दोस्तों करती हैं, उसी को हम लोग डोमकच बोलते हैं। मतलब कि जब शादी ब्याह होता है तो जब बारात विदा हो जाता है तो उसके बाद जो मतलब कार्यक्रम होता है महिलाओं द्वारा दोस्तों, उसमें क्या कहते हैं हम लोग बिहार में डोमकच बोलते हैं। देखे होंगे अगर बिहार में शादी में सम्मिलित हुए होंगे दोस्तों। तो झिझिया नृत्य क्या होता है, तो लड़कियों महिलाओं द्वारा इसमें लड़की अपने सिर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है और इसके अंदर दीप जलाकर दोस्तों नृत्य करती है। ये भी आपको देखने के लिए मिला होगा बिहारी का, तो ये सब दोस्तों आप देख सकते हैं इसको। अब आते हैं बिहार के प्रमुख मेले के बारे में। कौन कौन से मेले उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो हरिहर क्षेत्र मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु सोनपुर में लगता है, गंडक नदी के किनारे दोस्तों आयोजित होता है। इसी हम लोग सोनपुर मेला के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जो बिहारी लोग हैं या बिहार के जो क्षेत्रीय जहाँ पर लगता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हरिहर
मेला कहते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं। हम लोग कैसे जानते हैं, हम लोग जो लोग होते हैं, बाहरी लोग होते हैं, वो सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है, या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों। यहाँ पशुओं का खरीद बिक्री देखने के लिए मिलता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा मेला, ये सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में मेला लगता है। इस दिन गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा दोस्तों की जाती है। वैशाली का मेला, महावीर के जन्मस्थली जहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था, वहीं चैत्र मास में वैशाली मेला दोस्तों, इसका आयोजन होता है, देखने के लिए आपको मिलेगा। जानकी मेला दोस्तों, जानकी सीता माता के जहाँ जन्मस्थल है दोस्तों, तो सीता माता का जन्मस्थली पर चैत्र माह में दोस्तों इसका जानकी मेला का आयोजन होता है। वहीं बात करते हैं सौराठ मेला, ये मधुबनी में शादी विवाह के सुगम बनाने के लिए दोस्तों इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये मधुबनी में देखने के लिए मिलेगा। यही सब आपको याद रखना है कहाँ पर ये होता है। मंदार मेला, ये मंदार पहाड़ी प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दोस्तों अवसर पर आपको ये मेला देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो हमारे बिहार में बहुत सारे समय समय पर दोस्तों मेले लगते हैं, आयोजन होते रहते हैं दोस्तों। वहीं आते हैं आगे हम लोग, अब बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे गौतम बुद्ध का संबंध, जन्म तो दोस्तों बिहार में नहीं हुआ, लेकिन इनकी कर्म भूमि दोस्तों बिहार ही है। मतलब कि इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है हमारे बिहार में, बोध गया में दोस्तों हुआ है, गया में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में, जो नेपाल में वर्तमान में है। इन्हें ज्ञान प्राप्ति दोस्तों बोध गया में हुआ, निरंजन नदी किनारे, जिसको हम लोग फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे दोस्तों, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्मस्थल हमारे बिहार में ही है, वैशाली के कुंडग्राम में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम में दोस्तों हुआ था। यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री बोलिए। इन्हीं के अनुशंसा पर दोस्तों, मतलब कि इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के कारण, मतलब जो जैसे जैसे बताया चंद्रगुप्त मौर्य को, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य किया दोस्तों, तो वो गंगानंद के अंतिम शासक थे, नंदवंश के अंतिम शासक गंगानंद को पराजित करके क्या करते हैं, मगध की गद्दी पर दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। आगे बात करते हैं अशोक के बारे में जाने होंगे। अशोक क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं दोस्तों, ये बिंदुसार के बेटे हैं। तो मौर्य वंश का ये जो महानतम शासक है दोस्तों, इसे हम अशोक महान के नाम से भी जानते हैं। कलिंग युद्ध के बारे में सुने होंगे, इनके बारे में ये सारी बातें हम बताए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं। तो अब कुछ हम विशेष, जो आज अंतिम है हमारा टॉपिक, बिहार विशेष विविध के बारे में थोड़ा जान लीजिए, जो हम लोग अभी तक बात करते आ रहे हैं उसी के बारे में। अगर पूछेगा आपसे कि बिहार का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है, तो दोस्तों लिच्छवी, जो वैशाली में पड़ता है, याद रखिएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं, कौन बनाया, तो गुप्तों के द्वारा, कुमार गुप्त प्रथम द्वारा बनाया गया है। खत्म किसने किया था, इसको नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था दोस्तों, वो जो मुस्लिम आक्रमणकारी था उसने। बिहार के प्रथम वैभवशाली नगर कौन है दोस्तों, पाटलिपुत्र, जो मगध की राजधानी दोस्तों रह चुका है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन थे दोस्तों, रामधारी को दिनकर जी थे दोस्तों, ये बिहार से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात की हम, 3 फरवरी 1916 को दोस्तों हुआ था। अधिनियम कौन सा था, तो पार्लियामेंट ऑफ सुधार 1909 वाला दोस्तों। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करेगा तो रामदयाल सिंह, याद रखिएगा, रामदयाल सिंह, कहीं कहीं रामदयालु सिंह कहीं दे देता है दोस्तों। घर का प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या है, ये बिहार बंधु 1875 में दोस्तों क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार, मतलब जो डेली दोस्तों निकलता था वो, तो ये सर्वहितैषी नाम याद रखिएगा। ये क्या है आपका, तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, ये दैनिक समाचार पत्र है, याद रखिएगा, दोनों में अंतर। बिहार बंधु 1875 में हुआ था, ये सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस, छापाखाना जहाँ दोस्तों ये जो पत्र हैं, पत्रिकाएं छपने का काम करता है वो, तो बिहार बंधु प्रेस। बिहार के प्रथम नगर पालिका कौन है दोस्तों, तो ये आरा है। कौन है दोस्तों, आरा, याद रखिएगा, भोजपुर का। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हम लोग देख चुके हैं। विधान विधायी, ये तो फिर से वही दे दिया दोस्तों, अच्छा डबल कॉपी कर दिया है। अच्छा ये हो गया हम लोग कर चुके हैं। आगे यहाँ से आते हैं कि बिहार के प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ है, तो ये बरौनी रिफाइनरी है दोस्तों। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो कच्चे तेल दोस्तों उसको रिफाइनरी किया जाता है। अब पूछेगा बरौनी कहाँ है दोस्तों, तो हमारे बिहार के जो बेगूसराय जिला है दोस्तों वहाँ पड़ता है। बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना कौन है, तो ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल, तो इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में देखने के लिए आपको मिलता होगा। आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय कौन थे, तो पटना विश्वविद्यालय, जो 1917 में उसकी स्थापना हुई थी। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे हैं, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे। बिहार का प्रथम कॉलेज कौन है, तो पटना कॉलेज, ये पटना यूनिवर्सिटी है दोस्तों। ये पटना आपका
कॉलेज याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी अलग होता है, कॉलेज अलग होता है। तो कॉलेज जो है इसका स्थापना दोस्तों 1863 में हुई थी, 9 जनवरी 1863 को। यूनिवर्सिटी बोलेगा, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। ये मगध कॉलेज नहीं है, मगध यूनिवर्सिटी है दोस्तों। यूनिवर्सिटी अलग होता है, कॉलेज उसके अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं, बिहार का सबसे गर्म जिला बोलेगा तो गया, सबसे ठंडा बोलेगा तो गया। दोनों क्या है, गर्म और ठंडा दोस्तों गया ही है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज, जो हमारे बिहार का सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है औरंगाबाद कहाँ है? तो दक्षिणी बिहार में पड़ता है दोस्तों आपका। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोस्तों, जो हमारे बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। इसे अगर आपको मैप दिमाग में रहेगा तो आसानी से दोस्तों इसे पकड़ लीजिएगा। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है दोस्तों? तो आपका शिवहर है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों क्या किए, तो बिहार के जो भी तथ्य थे उसको हम लोग कवर कर लिए। तो इस तरह से बिहार का निचोड़ हम लोग देख लिए दोस्तों। अगर आपको पूरा देखना है वीडियो दोस्तों, तो इसका 8 पार्ट हम बनाए हैं, उसका हम प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, तो वहाँ पर जा करके आप पार्ट बाई पार्ट देख लीजिएगा। ये वीडियो बस लंबा हुआ, बाकी सब छोट दोस्तों 10 से 15 मिनट का है, तो आसानी से दोस्तों आपका वो जितने भी तथ्य हैं बिहार से संबंधित वो सभी आपके क्लियर भी हो जाएंगे। और आपके एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छा पकड़ भी आपका बिहार स्पेशल पे हो जाएगा। जो भी 4-5 क्वेश्चन आएंगे नदी से, नहर से, आपका वन्य अभयारण्य से, या कोई भी चीज़ से आ जाए, बांध से आ जाए, तो सारे बातों को दोस्तों से बताए हैं, तो आसानी से दोस्तों उसको आप बना सकते हैं। जरूर करके जाइएगा, आपके लिए दोस्तों लाभदायक ही होगा और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर ये 4-5 क्वेश्चन दोस्तों आपको सही करने हैं तो। बाकी तो आपके ऊपर है दोस्तों कैसे आप तैयारी करते हैं। बाकी जैसा कि बताएं कि अब जो आपके पास जो 1 महीना है, बस वो 1 महीना हमारे साथ तैयारी कीजिए। आप 1 महीना के बाद दोस्तों खुद आप तय कर लीजिएगा कि हाँ, हमने जो सर के साथ टाइम स्पेंड किया था वो हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आपके पास जितना समय था उतना समय तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बस आपके पास जो आखिरी 1 महीना है वो बस हमारे साथ तैयारी कीजिए दोस्तों। जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको गाइड कर रेफर कीजिए, और हम किसी तरह कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं दोस्तों। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए, ये नहीं कि आपको हम बोल रहे हैं कि हमको 400, 500, 100 रुपया, 200 रुपया दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस आपको बता रहे हैं किस तरह से पढ़ाई होता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पर्याप्त मात्रा में वीडियो उपलब्ध है, वहाँ जाकर देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे चैप्टर वो कैसे कैसे पढ़ाएं, पढ़ाने का तरीका क्या है, सारी बातों को दोस्तों हम समझाएं। तो वहाँ पर देखकर आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई किस तरह से दोस्तों होती है। आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसको पढ़िए, लेकिन पढ़ने का तरीका पहले पता कीजिए, कैसे पढ़ाई होता है, क्या करना है। बस सिर्फ दोस्तों पढ़ाई करना है, हमको ये पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, तो उस तरह से सिर्फ टाइम पास होता रहेगा दोस्तों, और साल दर साल बस खत्म होता रहेगा। एक समय ऐसा आपको लगा है कि हमें पढ़ाई बस छोड़ देना है। दिक्कत ये होता है कि बच्चे क्या होते हैं, तैयारी करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो दोस्तों तय नहीं कर पाते हैं। और अंत में एक समय आता है कि दोस्तों पढ़ाई से ऊब जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा सिलेबस कवर नहीं है, सिलेबस कवर है, हम तो सब कुछ पढ़ लिए हैं, लूफन पूरा रट लिए हैं, ये रट लिए हैं, वो कर लिए हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कारण बस वही होता है दोस्तों कि वो समझ नहीं पाते कि हमें तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ये जब बच्चे समझ जाएंगे दोस्तों, तो एग्ज़ाम उनके लिए पास करना बहुत आसानी हो जाता है। मतलब बिहार के खासकर एग्ज़ाम जिसमें सिर्फ जीएस रहता है, वो एग्ज़ाम पास करना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। बस खाली आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करना है दोस्तों, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट को हमको प्राथमिकता देना है, किसको बाद में पढ़ना है, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको मायने रखता है। PYQ लगाने से आपको ये पता चलता है कि कैसा कैसा प्रश्न आ रहा है, और कैसे कैसे कौन कौन चैप्टर से आ रहा है, कौन कौन चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, जिस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये सब तय करना रहता है दोस्तों। तभी आप रिजल्ट ला सकते हैं अभी के समय में। बाकी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। कोई भी समस्या है दोस्तों में कमेंट कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम पर दोस्तों आपको क्विज डेली हो रहा है। अब तो मिक्स क्विज करा रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम को ध्यान में रख करके दोस्तों हम चैप्टर वाइज छोड़ दिए, बस मिक्स क्विज करा रहे हैं, ताकि लड़कों को जो जितना पढ़े हैं उसमें दोस्तों उनको और जानकारी हो सके। और जैसा हम अपने यूट्यूब पर चैनल पर बताए हैं कि ये सब सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, तो दोस्तों कराएंगे ही कराएंगे। जैसा कि मेरा आज का बिहार स्पेशल क्लास खत्म हो गया है, तो अब दोस्तों आपको करंट का वीडियो वगैरह भी और स्पीडी का भी, तो स्पीडी तो चल ही रहा है, तो वहाँ से भी दोस्तों आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को दोस्तों मजबूती प्रदान कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।